हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लासेस। आज ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्लास का पार्ट 2 होने वाला है। हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने कल देखा था, आज पार्ट 2 होने वाली है। आई होप आपने कल की क्लासेस कर ली होगी। अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे। देखिए, लास्ट में कल हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मार्केट में प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे कुछ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, बैरियर मेथड्स हैं, आईयूडीज इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इंजेक्टेबल्स यानी विद इंजेक्शन के रूप में हम लोग लेते हैं या इंजेक्ट करते हैं यूटेरस के अंदर। इम्प्लांटेशन भी होती है, इम्प्लांट्स भी होते हैं, और कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं बेबी के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो इसको हम लोग अब बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल मेथड्स। आई होप इसके बारे में आप पहले से अवेयर होंगे। देखिए, नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। अभी देखा जाए तो जो बेबी होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बेबी प्रोड्यूस होता है आपके ओवम और ओवम एंड स्पर्म के मीटिंग से। ओवम और स्पर्म दोनों मीट करते हैं, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है और उससे बेबी प्रोड्यूस होती है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेचुरल मेथड में अवॉइड कर रहे हैं इनके मीटिंग को। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मिले ही नहीं, स्पर्म और ओवम मिले नहीं। यदि नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बेबी नहीं डेवलप होगी। Correct. Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle। कह रहा है एक periodic abstinence जो है ये एक तरीका है जिसमें कि कपल क्या करते हैं, 10 से लेके 17 डेज तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके 10वें दिन से लेके 17वें दिन के बीच में वो क्या करते हैं, क्वाइटस को अवॉइड करते हैं। क्वाइटस मतलब इंटरकोर्स बोल सकते हैं, सेक्स जो होता है उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, सबसे ज्यादा चांसेस इसी में होती है। जैसे मान लीजिए कोई इनफर्टाइल वुमेन होती है जिनको बेबी नहीं हो रहा, तो उनको डॉक्टर बोलता है इन्हीं डेज के बीच में ट्राई करने के लिए, क्योंकि इसी टाइम में जो होती है वो ओवरी से ओवम रिलीज होता है और वो एक्सपेक्टेड होता है कि स्पर्म भी यदि उस टाइम पे आ गया तो फेलोपियन ट्यूब में दोनों मीट कर जाए। तो कह रहा है यदि हम चाहते हैं मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करना, तो ये 10 से 17 डेज जो होता है, यानी 3 दिन पहले हम लोग ले रहे हैं, 3 दिन बाद में ले रहे हैं, 14 या 15 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, हमको कोइटस नहीं करना है, अवॉइड करना है। एज चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। कह रहा है फर्टिलाइजेशन का जो चांसेज होता है ये इस पीरियड में काफी हाई होता है। ये इंपॉर्टेंट है याद करने का कि 10 to 17 डेज पे जो चांसेज होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। यानी ये पीरियड वैसा होता है जिसमें कि जो फीमेल है वो सबसे ज्यादा चांसेस होती है कि वो क्या कर लेगी, कंसीव कर लेगी। Therefore, by abstaining from coitus, कह रहा है इसलिए यदि हम coitus को अवॉइड करें, इस टाइम में एब्सटेन करें ड्यूरिंग दिस पीरियड, conception could be prevented। तो उस समय conception क्या अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक तरीके से फर्टिलाइजेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड बात करते हैं। ये हम लोगों ने एक मेथड देखा कि एक मेथड में क्या करना है, हमको 10 to 17 डेज में कोइटस को अवॉइड करना है। उसके दूसरा एक मेथड आता है नेचुरल में ही, विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्ट। यानी हमारा इंटरकोर्स हो रहा है, क्वाइटस हो रहा है, उसमें बीच में हम इंटरप्ट कर दिए, उसको रोक दिए, इज अनदर मेथड। ये एक दूसरा मेथड है। या फिर विड्रॉ कर लेना, ये इसको ऐसे समझा जाए तो ये क्या होता है कि जस्ट बिफोर इजैकुलेशन मेल जो है अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो वेजाइना से बाहर निकाल ले। मतलब इजैकुलेशन से पहले ही वो क्या करे, बाहर निकाल ले, और जो इजैकुलेट हो वो बाहर हो जाए। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड है, नेचुरल मेथड है, जिसमें कि मेल पार्टनर क्या करता है, यहाँ देखिए मेल पार्टनर क्या करता है, विड्रॉ करता है अपने पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना। कहाँ से, वेजाइना से, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से तुरंत पहले, मतलब थोड़ा सा पहले ही वो क्या करता है,
उसको विड्रॉ कर लेता है यानी बाहर निकाल लेता है, सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन नहीं हो, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी पार्ट में ना जाए, वेजाइना में ना जाए। उसके बाद करें, ये हमारा 2 मेथड हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया। 2 मेथड, पहला हमारा क्या हुआ, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हुआ, जिसमें कि हम लोग 10 टू 17 डेज में 10 टू 17 डेज में कोइटस अवॉइड करते हैं। दूसरा मेथड जो आया हमारा विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्ट, जिसमें कि हम कोइटस को इंटरप्ट करते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं, दोनों सेम बात है। उसके तीसरा जो मेथड है वो हमारा आ गया लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया, अब ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कह रहा है इसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation। कह रहा है लैक्टेशन मतलब क्या होता है, लैक्टेशन जो मदर जो मिल्क प्रोवाइड करती है बच्चे को, मिल्क पे फीड करती है, उसी को हम लोग लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो ये उसी पीरियड की बात की जा रही है कि जब मदर अपने बेबी को मिल्क फीड करती है, ब्रेस्ट फीड करती है, तो उस टाइम पे उनका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। पार्चुरेशन के बाद यानी जस्ट आफ्टर द बेबी का डिलीवरी हुआ उसके बाद ही वो क्या होता है, लैक्टेशनल पीरियड होता है, तो उस टाइम पे उनका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो ये हमारा एक नेचुरल मेथड में आता है कि इस टाइम पे जो फीमेल है वो कंसीव नहीं करेगी, उनको बेबी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, कर रहा है तो जैसे जब तक मदर जो है फुल्ली ब्रेस्ट फीड करती है बेबी को, चांसेज ऑफ कंसेप्शन और ऑलमोस्ट नील, कर रहा है उस समय जो कंसेप्शन का चांस है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट क्या होती है, नील होती है, कि मतलब नहीं कंसीव करेंगे। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months, कर रहा है लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया गया कि ये असरदार होता है सिर्फ 6 महीने के पीरियड तक के लिए, मतलब पार्चुलेशन के बाद 6 महीने तक ही ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद फिर मदर जो होती है कंसीव कर लेती है, मदर को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। फॉलोइंग पार्चुलेशन, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज्ड इन दिस मेथड, कर रहा है जैसे कि हम लोगों ने अभी नेचुरल मेथड पढ़ रहे थे, तो इसमें कोई भी मेडिसिन या कोई भी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं हुआ इन सारे मेथड में। साइड इफेक्ट, तो फिर साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नील, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। चांसेज ऑफ फेल्योर, करा है लेकिन जो चांसेज ऑफ फेल्योर होता है दाव ऑफ दिस पीरियड आर ऑल्सो हाई, तो फेल्योर होने का चांसेस भी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। जैसे कि विड्रॉल में हो सकता है कि मतलब स्पर्म थोड़ा सा अंदर चला गया हो, ठीक है, या फिर जो हम लोग वो पहला वाला हम लोगों ने देखा था, पहला वाला पॉइंट क्या था, देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, हो सकता है कि उसका ओव्यूलेशन थोड़ा पहले हो जाए या थोड़ा बाद में हो जाए, तो वो तो अंदर की बात है, हमें पता नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसमें भी फेल्योर हो सकती है, विड्रॉल वाले में भी फेल्योर हो सकती है, लैक्टेशनल एमनेरिया में भी काफ़ी केसेस देखा गया है कि मदर जो होती है कंसीव कर लेती है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। ठीक है, तो ये सब में फेल्योर ज़्यादा होती है। अब बाकी अगला स्टेप, अगला बात करते हैं बैरियर मेथड में। ठीक है, नेचुरल मेथड हम लोगों ने देख लिया, अब बैरियर मेथड की बात करते हैं। बैरियर मेथड क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, करा है इसमें ओवम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है, किससे, फिजिकल मीटिंग से, वो आपस में मिले नहीं, इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, कैसे, कोई रुकावट से हम लोग क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। अभी रुकावट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे हम फेंसिंग लगा दिए, ठीक है, फेंसिंग लगा दिए दोनों साइड से। अब कोई पर्सन जो है इस रोड पे नहीं जा सकता, जैसे रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा जहाँ ओवर क्राउडेड होता है वहाँ पे फेंसिंग कर दी जाती है, तो ये क्या हो गया, बैरियर हो गया, रुकावट हो गया। तो वैसे ही मान लो ये फीमेल का बॉडी इधर है, ठीक है, अब हम यहाँ पे मेल जो है अपना स्पर्म इजैकुलेट कर रहा है, यदि यहाँ बीच में कोई बैरियर आ जाए जो कि फीमेल के बॉडी में स्पर्म को नहीं जाने दे, तो यही हमारा मेथड आता है बैरियर मेथड में। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आगे देखते हैं, जैसे सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, ये दोनों के लिए ही, चाहे वो मेल के लिए हो या फिर फीमेल के लिए हो, अवेलेबल है। जैसे कॉन्डम्स, फिगर 3.1 ए एंड बी, कॉन्डम्स दिया गया है, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। चलिए, ये फीमेल कॉन्डम्स दिख रहा है, देखो ये फीमेल कॉन्डम्स है, एंड ऊपर वाला मेल मेल वो कॉन्डम है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेल का जो पार्ट होता है इसके अंदर इंसर्ट होता है, और ये एक सीट होती है, प्लास्टिक जैसा बोल सकते हैं, रबर की। तो इसमें जब स्पर्म इजैकुलेट हो रहा है तो इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है,
ये इसको अलाउ ऐसा तो नहीं करेगा कि ये बाहर चला जाए, ठीक है। ये पूरी तरीके से क्या एक बैरियर की तरह काम करता है, इससे स्पर्म बाहर नहीं निकलता, स्पर्म इसी के अंदर रहता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, जिससे कि मदर जो होती है उनके शरीर में वो नहीं जाता है, स्पर्म नहीं जाता और वो कंसीव नहीं करती। चलिए ये देखिए बैरियर बोल रहे हैं, ये जो कंडम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, एकदम थीन रबर बने होते हैं, थीन रबर के बने होते हैं या लेटेक्स शीथ के बने होते हैं, दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है पेनिस को कवर करने के लिए मेल में, और वेजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल में, ठीक है। तो फीमेल में कौन सा पार्ट कवर करने के लिए, वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल में, एंड मेल में पेनिस को कवर करने के लिए हम लोग कंडम्स का यूज करते हैं just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। कह रहा है हम लोग coitus से पहले, coitus यानी इंटरकोर्स से जस्ट पहले, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सो दैट इसको वियर करते हैं, मतलब इसको पहना जाता है ताकि जो इजैकुलेटेड सीमेन है, जो सीमेन इजैकुलेट हो रहा है, निकल रहा है, स्पर्म निकल रहा है, वुड नॉट इंटर इनटू, वो इंटर नहीं करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, जिसके वजह से क्या होगा, कंसेप्शन नहीं होगा। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम। कर रहा है निरोध जो है ये क्या है, एक ब्रांड है कॉन्डम्स का जो काफी ज्यादा पॉपुलर है फॉर द मेल के लिए। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। अभी कह रहा है अभी के टाइम में कॉन्डम्स का यूज जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, पहले लोग इसका यूज नहीं करते थे, बट अभी जो है इसका यूज काफी बढ़ गया है ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड STDs। कह रहा है क्योंकि इसमें एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है हम लोग को, इसलिए इसका यूज बढ़ गया है। क्या बेनिफिट मिलता है, ये यूजर को, जो भी इसको यूज कर रहा है उसको बचाता है, प्रिवेंट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से या फिर एड्स से। एड्स का आपको फुल फॉर्म पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि क्या है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इनसे हमको बचाता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। अब कह रहा है दोनों ही, चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो, कॉन्डम्स क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। अब कह रहा है इसका देखिए बेनिफिट क्या क्या होता है, ठीक है, इसका फीचर्स बोल सकते हैं क्या क्या होते हैं। तो इसको हम लोग सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें डॉक्टर की हमको जरूरत नहीं, हम खुद से उसको पहन सकते हैं, एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। इसलिए हमको ये क्या देता है, प्राइवेसी देता है, हमको डॉक्टर के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं कि भैया मुझे वो कॉन्डम पहना दो, ऐसा नहीं बोल सकते, वो हम लोग खुद से उसको इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये प्राइवेसी देती है, ठीक है। आगे बात करें डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट। अब कह रहा है यहाँ पे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स यानी सर्विक्स पे कैप लगाना, या फिर वॉल्ट, ये भी कुछ बैरियर्स हैं जो कि रबर से बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कह रहा है जिसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, कि हम लोग क्या कर सकें, सर्विक्स को कवर कर सकें क्वाइटस के टाइम पे। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। करा है ये क्या करते हैं, कंसेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कंसेप्शन यानी मीटिंग जो होता है स्पर्म और ओवम का, इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये स्पर्म के एंट्री को ही ब्लॉक कर देते हैं, स्पर्म को इंटर ही नहीं करने देते हैं थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर। दे आर रीयूजेबल। करा है इनको हम लोग वापस से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स को। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। अब कह रहा है कुछ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी आते हैं, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर्स। कह रहा है इनका इस्तेमाल किया जाता है इन बैरियर्स के साथ। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स क्या हो गए, साइडल मीन्स हो गया टू किल, मतलब जो किल करते हैं, स्पर्म को किल करने वाले क्रीम्स, जेलीज और फोम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है इन बैरियर्स के साथ, टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ताकि इनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव क्षमता है उसको हम लोग बढ़ा सकें, मतलब कोई भी ऐसा फेल्योर का चांस ना बने, ठीक है। डबल श्योर होने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए कह रहा है अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज द यूज ऑफ इंट्रा यूटरीन डिवाइसेस। कह रहा है एक और जो काफी पॉपुलर और इफेक्टिव मेथड है वो है इंट्रा यूटरीन डिवाइसेस का, जिसको हम लोग IUDs भी बोलते हैं। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। कह रहा है ये डिवाइस जो होता है ये डॉक्टर इंसर्ट करते हैं या फिर कोई एक्सपर्ट नर्सेज, यानी जिनको जो ट्रेंड हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया है, वो उसको क्या करते हैं, फीमेल के यूटेरस में,
फीमेल यूटेरस में वेजाइना के रास्ते इंसर्ट करते हैं। दीज इंट्रायूटरीन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल कर रहा है। ये जो इंट्रायूटरीन डिवाइसेज हैं ये अवेलेबल होते हैं नॉन मेडिकेटेड, ये अवेलेबल होते हैं, देखिए कुछ फॉर्म्स में होते हैं। जैसे पहला फॉर्म यहाँ पे आ गया, पहला फॉर्म बात करें नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जिसका नाम है लिपेज लूप, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा फॉर्म, यहाँ बात करें कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। दूसरा जो है हमारा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जो कि है CuT, Cu7, मल्टी लोड 375, यानी नॉन मेडिकेटेड आ गया एक पहला वाला। दूसरा आ गया क्या, कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर रिलीज करता है, एंड द हार्मोन रिलीजिंग, और तीसरा नंबर आ गया कौन सा, हार्मोन रिलीज करने वाला, जो कि हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो कि है प्रोजेस्टासर्ट और LNG20, ठीक है। करा आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। आयोडीज जो होती है वो क्या करती है, मतलब स्पर्म को किल करती है विद इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर में ही। और जो Cu आयंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि वो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं, यानी वो कॉपर रिलीज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, Cu रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ये स्पर्म का जो मोशन, जो मूवमेंट करने की जो क्षमता होती है ना, उसको दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, यानी स्पर्म ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर पाता। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और साथ में ही जो स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होता है उसको भी वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन, अब कह रहा है जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो इतना तो करते ही हैं, और साथ में क्या करते हैं, मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, वो यूटेरस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, कि मान लो यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो बेबी जो है इम्प्लांट नहीं हो पाएगी। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म कर रहा है, और जो सर्विक्स होते हैं वहां भी स्पर्म नहीं रह पाएंगे, मतलब हॉस्टाइल नहीं हो पाते हैं, वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कर रहा है, आयोडीज जो होता है ये काफी अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल्स के लिए, हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो कि चाहती हैं अपने प्रेगनेंसी को डिले करना, और स्पेस चिल्ड्रन, या फिर अपने दो बच्चों के बीच में गैप देना चाहती है। जैसे मान लो उनका भी पहला बेबी हुआ, अब वो चाह रही है कि अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद हो, तो वो आयोडीज का यूज कर सकती हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, करा है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड्स है हमारे भारत में, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे 5-5 साल के लिए भी हम लोग कॉपर ईयर का यूज़ करते हैं, ये सब एक बार जाके डॉक्टर से इंसर्ट करवा लो तो अगले 5 साल के लिए आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हो, ठीक है। यदि स्पर्म चला भी गया तो आप कंसीव नहीं करोगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी। ये आपका इम्प्लांट्स दिखाया जा रहा है, देखो अभी देखो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस कह रहा है। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी मुंह से खाना होता है कुछ दवाइयों को, इधर प्रोजेस्टाजेंस कह रहा है, जैसे कि प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टोजन इस्ट्रोजन, ये हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोजेस्टोजन और इस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टोजेंस सिर्फ खा लें या फिर दोनों ही हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन में लिया जाए, तो ये भी क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि फीमेल्स यूज करती है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इसको टैबलेट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड द पिल्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पिल्स बोला जाता है, पिल्स। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days, कर पिल्स को डेली लेना होता है 21 days पीरियड के लिए, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान लो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, उसके फर्स्ट 5 days से ही आपको लेना, मतलब 5 दिन के बाद से ही लेना शुरू कर देना, आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर कर रहा है, जो 7 दिन के गैप के बाद जबकि आपका मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके 7 दिन के गैप के बाद आपको क्या करना है, ये लेना है। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, और फिर इसको सेम पैटर्न में ही लेते रहना है। टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जब तक वो चाहती है कि उनका बेबी कंसीव ना करे वो, तब तक उनको सेम पैटर्न पे ये लेते रहना है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, मतलब ओव्यूलेशन को रोकता है, एंड इम्प्लांटेशन, और साथ में इम्प्लांटेशन को भी रोकता है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और साथ में जो म्यूकस जो होता है सर्विक्स में जो म्यूकस पाया जाता है उसके क्वालिटी को भी अल्टर करता है, टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ताकि वो रोक सके या फिर इन स्पर्म का जो एंट्री है उसको क्या कर सके, रोक सके।
पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। कह रहा है पिल्स जो होते हैं काफी असरदार होते हैं, इसमें साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, इसलिए फीमेल्स जो होती हैं इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करती हैं। एक सबसे पॉपुलर जो है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये एक नया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, जिसमें कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस होती है। ये क्या होता है, वंस अ वीक पिल होता है, यानी सप्ताह में एक बार आपको लेनी होती है वंस अ वीक पिल। कौन, सहेली। विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, तो इसमें साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। कर रहा है प्रोजेस्टेरोन जो है ये अकेले या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में, दोनों को जो फीमेल है वो इंजेक्शन के रूप में या फिर इम्प्लांट्स के रूप में भी ले सकती है, जो स्किन के अंदर में इम्प्लांट करवा लेगी। ठीक है, जैसे ये फोटो आपको दिख रहा है, ये वही सेम चीज है जो हम लोग पिल में लेते हैं, उसी को यदि स्किन के अंदर में इम्प्लांट करा ले तो ये क्या होगा, मतलब कंसेप्शन वो अवॉइड कर सकती है। अभी आगे देखो, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो पिल्स के जैसा ही होता है, जैसे पिल्स काम करते हैं वैसे ये भी काम करते हैं। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, और जो इनका इफेक्टिव पीरियड होता है यानी जितने समय तक ये असरदार होते हैं वो और लंबा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस और आईओडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। कह रहा है एक बार आपका क्वाइटस हो गया, उसके विद इन 72 आवर्स में आप यदि ये सब पिल्स लेते हो या कोई आयोडीज लेते हो तो ये क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स एज दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी। कर रहा है क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जा सकता है अवॉइड करने के लिए जो प्रेगनेंसी होने वाली है ड्यू टू रेप। जैसे मान लो कोई किसी का रेप कर देता है, या फिर कोई कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, मतलब बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स कर लिया गया है लेकिन वो अभी बेबी नहीं चाहते हैं, तो वैसे केसेज में अवॉइड करने के लिए विद इन 72 आवर्स हमको ये पिल्स ले लेनी होगी। ठीक है, या फिर कोई भी इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का यूज करना होगा। अब देखो सर्जिकल मेथड्स, इसके बाद आती है सर्जिकल मेथड यानी सर्जरी के थ्रू, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं। आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल फीमेल पार्टनर इज अ टर्मिनल मेथड। ये क्या हुआ, एक तरीके से लास्ट मेथड हुआ, टर्मिनल मेथड हुआ दोनों ही के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। अभी देखो ये हम लोग देखेंगे बट उससे पहले एक बार फिगर में समझ लेते हैं। ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग जानते हैं ये क्या है, हमारा टेस्टिस है। यहाँ से हमारा स्पर्म निकलता है और ये वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए क्या करता है, हमारा इधर से यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर होगा। तो अभी ये जो वास डिफरेंस है इसी को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करके इसको क्या कर देते हैं, इधर टाई कर देते हैं, इधर टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। जैसे यहाँ देखो फोटो में बना हुआ है, इसको कट किया और दोनों को बांध दिया। ठीक है, दोनों ही साइड में क्या कर दिया, बांध दिया। तो अभी क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो इससे आगे इसमें नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसा यदि मेल के केस में कर दिया जाए तो जो इजैकुलेशन होगा उसमें क्या होगा, स्पर्म नहीं होगा, जिसके वजह से वो मतलब कंसीव नहीं कर पाएगी, फीमेल के शरीर में स्पर्म नहीं जाएगा, सीमेन नहीं जाएगा। अब देखो फीमेल के केस में इसको हम लोग वासेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वास डिफरेंस को कट किया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वासेक्टोमी। अभी फीमेल में बात करें, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब आपको पता है ये ओवरीज है, यहाँ से एग निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में ही जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स को ही क्या करते हैं, यहाँ पे देखो उसको कट किया और देन उसको टाई कर दिया, कट कर दिया दोनों साइड में, कट कर दिया टाई कर दिया, इसलिए हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा, मेल में किया जाने वाले को वासेक्टोमी, फीमेल में किया जाने वाले को ट्यूबेक्टोमी। और ये चीज जो होती है अभी हम लोगों ने देखा कि ये टर्मिनल है, मतलब इसके बाद हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचो एक बार इसको कट कर दिए तो दोबारा इसको जोड़ना काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो एक बार यदि आप ऐसा कर लेते हैं, जिसको हम लोग नाम भाषा में बोलते हैं ऑपरेशन करवा लेना, जैसे किसी फीमेल का दो बेबी हो गया तो वो चाहती है कि अब बेबी ना हो, तो वो क्या करती है, ऑपरेशन करवा लेती है कि उनको कभी भी फिर लाइफ टाइम बेबी ना हो। चलिए ठीक है,
सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहा है। जो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है ये क्या करता है, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है, मतलब गैमेट ट्रांसपोर्ट ही नहीं होते हैं एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। और जैसे कि क्या होता है, कंसेप्शन प्रिवेंट होती है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स इन द मेल इज कॉल्ड। अब कह रहा है जो स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर होता है मेल में उसको हम लोग वासेक्टोमी बोलते हैं, और जो फीमेल में होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वासेक्टोमी में अभी जो हम लोगों ने बात की वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है। वासेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस का छोटा सा पार्ट रिमूव किया जाता है और फिर उसको टाई कर दिया जाता है स्मॉल थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। कह रहा है एक छोटा सा कट लगाया जाता है स्क्रोटम पे, जो हमारा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है, तो उसमें कट लगाया जाता है और फिर इसको वास डिफरेंस को हमारे कट करके टाई कर दिया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में देखा। और बात करें ट्यूबेक्टोमी की, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, एक इसमें एक फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट को निकाल लिया जाता है, रिमूव किया जाता है और फिर टाई कर दिया जाता है स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। या तो एब्डोमेन पेट में उसका छोटा सा कट लगा के किया जाता है या फिर वेजाइना के थ्रू उसको कट कर दिया जाता है। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव। ये टेक्निक जो होती है सबसे मतलब हाईली इफेक्टिव होती है, असरदार होती है, बट द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक बार ऑपरेशन करा लिए फिर डॉक्टर को जाके बोले कि सॉरी हम गलती हो गया हमको वापस से रिवर्स करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken। कर रहा है इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हम कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है सेलेक्ट करें, किसको हम अपनाएं, या फिर एंड इट्स यूज शुड ऑलवेज, और कर रहा है इसको कैसे इस्तेमाल करें, इसको हम लोग को कंसल्ट करना पड़ेगा एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से, मतलब एक तरीके से डॉक्टर से बात करनी चाहिए हम लोग को कि हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। और तो हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये रेगुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऐसा नहीं कि उससे हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। अभी देखा जाए तो ये सब क्या है, बेबी का बर्थ होना, ये सब नेचुरल एक इवेंट है और हम लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब भगवान ने जैसा हमको बनाया है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट इज कंसेप्शन प्रेगनेंसी, जैसे कि हम लोग प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं। प्रेगनेंसी क्या है, एक नेचुरल मेथड, नेचुरल एक इवेंट है जिसको कि हम लोग रोक रहे हैं, यानी नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। वन इज फोर्स टू यूज दीज मेथड्स इधर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कह रहा है कोई तब इसको यूज करता है, किसी को फोर्स किया जाता है जब वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहता है, रोकना चाहता है, या फिर डिले करना चाहता है प्रेगनेंसी को, या फिर स्पेस देना चाहता है प्रेगनेंसी को अपने पर्सनल कारणों के वजह से। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड्स। कर रहा है इसमें कोई शंका नहीं है कि इसका यदि हम ज्यादा इस्तेमाल करें, एक मिनट, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड। कह रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका यदि हम ज्यादा यूज करें हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या होगा यदि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का ये रुकेगा। लेकिन हम मतलब ठीक है उससे हमारा जो ग्रोथ है वो रुकेगा, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी तो है, इल इफेक्ट है, जैसे नोजिया होना, नाक से पानी आना, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होना, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है इरेगुलर तरीके से हो रहा है, जैसे मान लो पहले क्या होता है फीमेल में, जैसे 1 से 5 दिन का होता है तो सेकंड थर्ड डे में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, हो सकता है उसका पहला दिन ज़्यादा हो जाए, दूसरा दिन कम हो जाए, तीसरा दिन फिर ज़्यादा हो जाए, 7 दिन तक चल जाए, ऐसा हो सकता है। तो मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग होना, और इवन ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट का कैंसर भी हो सकता है। नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड करा है, ऐसा वो फिक्स नहीं है कि होगा ही, लेकिन फिर भी हमें इसे पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं।
अभी देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मेडिकली टर्मिनेट करना यानी एबॉर्शन बोल सकते हैं। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। करा इंटेंशनल यानी हम अपनी इच्छा से या फिर अपने आप यदि टर्मिनेट हो जाए फुल टर्म से पहले, ठीक है, बेबी हमारे पेट में उससे पहले किसी रीजन से उसको टर्मिनेट कर दिया जाए तो उसको हम लोग एमटीपी बोलते हैं, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं उसको। नियरली 45 टू 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। कर रहा है लगभग 45 टू 50 मिलियन एमटीपी जो होती है हर साल परफॉर्म किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। कर रहा है जितने भी टोटल कंसीव कर रही हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, जितनी फीमेल कंसीव कर रही है उसका 1/5 जो है यानी हर 5 में से एक जो है वो क्या कर लेती है, एमटीपी करवा लेती है, यानी मेडिकल टर्मिनेट करवा लेती है अपनी प्रेगनेंसी को। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी कर रहा है, अब इसे एमटीपी को एक्सेप्ट करना चाहिए, लीगल बनाना चाहिए और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज। कर रहे हैं ये आज भी चर्चा का विषय है, बहुत सारे देश में अभी भी इस पे बात हो रही है क्योंकि इसमें इमोशनल, इथिकल और रिलीजियस सोशल इश्यूज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वो 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि कोई भी लोग जो है उसका मिसयूज ना करे। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide। कह रहा है ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको चेक करने के लिए कि लोग जो है वो इलीगल फीमेल फिटिसाइड ना करें। ऐसा ना कि मतलब पहले चेक करवा लिए बेबी क्या है, यदि फीमेल है तो उसको फीटस में ही मार दिए, ये चीज़ ना करें, एबॉर्शन इस तरीके से ना कर पाए, जो कि इंडिया में क्या हाई रिपोर्ट किया गया था। वाई एमटीपी, अब कह रहा है फिर एमटीपी की जरूरत ही क्यों है, हम लोग को क्यों टर्मिनेट करना है या फिर सरकार ने लीगल क्यों किया है इसको। ठीक है, तो ये देखते हैं। ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। इसका आंसर जो है एमटीपी मतलब क्या हो गया कि हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो ताकि हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकें, चाहे वो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के वजह से हो, मतलब हम बिना प्रोटेक्शन के इंटरकोर्स किए उसके वजह से हो, या फिर हमारा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फेल हो गया है ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर रेप के टाइम पे। एमटीपीज जो होती है इसेंशियल होती है कुछ केसेज में, इन सर्टेन केसेज जहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल। कर रहा है जहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना हार्मफुल हो सकता है, मान लो फीमेल की वैसी स्थिति नहीं है, मदर की वैसी स्थिति नहीं है, यदि वो कंटिन्यू करती है तो हो सकता है उसके जान पे आ जाए, उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, फेटल है उसके लिए, और इवन फेटल है आइदर टू द मदर और टू द फीटस, और बोथ कर रहा है, या तो मदर को उससे प्रॉब्लम हो जाए या बेबी का ही डेथ हो जाए, या फिर दोनों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केसेस में एमटीपीज को परफॉर्म किया जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास के भी कोई केस में कि यदि कोई लड़की मतलब उतनी अच्छी नहीं है, मतलब कमज़ोर है, हेल्दी नहीं है, तो और वो मतलब अपने बच्चे को नहीं कर पाती या किसी भी रीज़न से मतलब उसका शरीर उतना कैपेबल नहीं है कि बच्चे को रख सके, तो उसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, ताकि कम से कम एटलीस्ट मदर सेफ रहे। एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ। कर रहा है एमटीपीज को सेफ माना जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कर रहा है ये पहले मतलब अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी पहले 3 महीने में इसको सेफ माना जाता है, यानी 12 वीक्स प्रेगनेंसी हुआ उसके 12 वीक तक जो है ये सेफ माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है एबॉर्शन, ये काफ़ी रिस्कियर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पहला ट्राइमेस्टर में यानी कि 12 वीक्स तक जो होता है वो क्या होता है, सेफ होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्कियर होता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स। कर रहा है एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो देखा गया है कि मेजॉरिटी जो अधिकांश एमटीपीज होती है यानी ये टर्मिनेशन एबॉर्शन जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है इलीगली। कैसे, अनक्वालिफाइड यानी जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, क्वैक्स के द्वारा। क्वैक्स को यदि आसानी से समझे तो ऐसे समझो झोला छाप डॉक्टर से, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर से करवा लेना। विच आर नॉट ओनली अनसेफ, जो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अनसेफ ही नहीं है बट कुड ऑल्सो बी फैटल टू, ये घातक भी हो सकता है कि मदर का बेबी का जान चला जाए।
अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस कर रहा है, और जो दूसरा डेंजरस ट्रेंड है वो क्या है, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज करना। मतलब मिसयूज कैसे बोल सकते हैं कि लोग इसका यूज करते हैं। एमनियोसेंटेसिस हम लोगों ने कल देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी बच्चे का सेक्स जानने के लिए कि वो मेल है या फीमेल, इसी को हम लोग एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे थे, एमनियोटिक फ्लूइड ले रहे थे और उसको चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, ताकि जो बच्चा अभी बॉर्न भी नहीं हुआ है, जो मदर के वूम में ही है, उसका हम लोग सेक्स को जान सकें। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, कह रहा है अक्सर जब फीटस देखा जाता था कि वो फीमेल है, इट इज फॉलोड बाय एमटीपी, तो फिर क्या करवा दिया जाता था, एमटीपी करवा दिया जाता था। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, और ये पूरी ही क्या है, अगेंस्ट है, जो लीगल है उसके खिलाफ। ठीक है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, इसको बैन करना चाहिए। आगे देखते हैं, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड कर रहा है, ऐसे जो प्रैक्टिस है इसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर, क्योंकि ये खतरनाक होता है दोनों के लिए ही, चाहे वो यंग मदर हो या फिर फिटस बेबी के लिए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहा है, इफेक्टिव असरदार काउंसलिंग करना चाहिए कि हम लोग क्या करें, अनप्रोटेक्टेड जो कोइटस होता है उसको अवॉइड करें, एंड रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल एबॉर्शंस कर रहा है, और जो रिस्क इन्वॉल्व है इलीगल एबॉर्शंस में, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और साथ में ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करें, कुड रिजर्व द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड, और ये क्या कर सकता है, ये जो अनहेल्दी ट्रेंड चल रहा है उसको खत्म करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी मुझे इस पे राइटिंग प्रैक्टिस है नहीं, तो थोड़ा सा इशू आ रही है, बट आप लोग इसको देखिए, हमारे साथ दीजिए, जल्दी ही हम लोग सीख जाएंगे। आई विल बी कंफर्टेबल विद द न्यू टेक्नोलॉजी दैट आई हैव बॉट। ठीक है, बाकी यदि आपको चैप्टर की नोट्स चाहिए आप बता सकते हो, यदि कोई बच्चा मुझे फॉलो करता है, इसको रीड करता है, तो आई विल प्रोवाइड हिम हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर ही रहे हैं, जल्दी ही हम लोग पूरा चैप्टर, यानी कल आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का पूरा पार्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करते हैं या नहीं, बट हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।